टू माय चैनल श्रीका दिया। हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं एज यू नो कि क्लास 8 स्टैंडर्ड की यहाँ पर बुक है एनसीईआरटी की ये बुक है। उसका चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो यहाँ से क्योंकि हम कंपटीशन के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो लेट मी सी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ ने यहाँ पर देखिए कि एक टूर यहाँ पर गया है, उसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचौ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र, इन सब के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है। वनोन्मूलन और उसके कारणों की एक बात करें तो जितने भी जो वनों में पाए जाने वाले जीव है उनके लिए जो वनोन्मूलन है एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और इसका जो रीजन है वो इसलिए है कि वृक्ष की कटाई क्यों की जाती है, कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दावानल, भीषण सूखा, ये भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। वनोन्मूलन के जो परिणाम हैं वो क्या परिणाम रहे, एक ओर जहां इससे वर्षा में कमी आती है और दूसरी ओर क्या हो जाता है, बाढ़ जैसी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं ये इसके रिजल्ट्स हैं जो आप वन काट देते हैं उनके। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइ जो ऑक्साइड है उसके उपयोग में कमी आना, जिससे क्या होता है वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? CO2 की। यदि आप पेड़ पौधे काट देते हैं तो CO2 के कारण क्या होता है कि विश्व उष्णन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है आपकी वो बढ़ रही है। उससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा यहाँ पर पड़ता है। और मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण भी यहाँ पर वनोन्मूलन ही है। मरुस्थलीकरण क्या होता है कि यदि धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है यानी सूखा क्षेत्र हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण हम यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर हम देखेंगे वनोन्मूलन से मृदा की जो जल धारण क्षमता है तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात यहाँ पर की हुई है, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने पहले भी पढ़ा था वन्य प्राणी और उनके संरक्षण के लिए पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को इन्होंने सबसे पहले लिया है घूमने के लिए। और इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी से बात करके और उनके मार्गदर्शन का अनुरोध किया है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो ये जैव मंडल की बात हुई है कि जैव मंडल क्या है कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं आपका क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जैव विविधता क्या कहलाती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रजातियां हैं उनके आपस के संबंध हैं, ये सब जैव विविधताएं यहाँ पर कहलाती है। वनस्पति जात तथा प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग जिसको कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध होती है, जो कि क्षेत्र संरक्षित यहाँ पर किए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ पर बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वो आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जो वन्य जीव है वो स्वतंत्र और निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होगा? वन्य जीवन और पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे जीव मंडल आरक्षण की हम बात करेंगे
तो संरक्षण से जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आपकी क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी आते हैं। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंदर दूसरे क्षेत्र भी आ सकते हैं जो दूसरे संरक्षित क्षेत्र हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान भी इंक्लूड हो रहा है, प्लस उसके साथ में बोरी और पचमढ़ी 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में तो क्या होता है कि आज जो जीव जंतु है वो स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से अपनी गति कर सकते हैं, और वन्य जंतु अभयारण्य क्या होते हैं जहां पर वहीं के जो जीव जंतु होते हैं उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें बाहर से भी जीव छोड़े जाते हैं। जैसे टाइगर का जो राष्ट्रीय उद्यान अगर आप बात करेंगे उसकी, तो उसमें बाहर से भी टाइगर लाके और वहां पर उन्हें संरक्षित किया जाता है। जबकि वन्य जंतु अभयारण्य जो होंगे आपके, उसमें क्या होता है कि वहां जो लोकल रहने वाले जो वहां पे पहले ही पाए जाते हैं जंतु, उनको उसी क्षेत्र में संरक्षित कर दिया जाता है। और जैव मंडल की बात करें तो वहां पर जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की हो, जंतुओं की हो, या पर वहां रहने वाली आदिवासी जातियां हो, इन सभी को एक साथ वहां पर संरक्षित किया जाता है। ये कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं होता, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जंतु अभयारण्य दोनों आ सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस था ये चीज समझने का। यहाँ पर पचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की है, जहां पर देखिए आप, यहाँ पर पचमढ़ी के साथ में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इसके इंक्लूड हो रहा है, बोरी अभयारण्य इसके अंदर आ रहा है, यहाँ तक इसका संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पेड़ पौधे और जंतु। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जो विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो वहां के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है। साल, सागुन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि क्या है, वनस्पति जात है यानी बॉटनिकल पार्ट है। और चिंकारा, नील गाय, पार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब क्या है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। तो यहाँ पर इसमें पंचमढ़ी क्षेत्र का जो स्पेसिफाइड नाम लिया है, तो इस नक्शे को एक बार बहुत अच्छे से आप देख लें कि पंचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है और इसके अंदर जो है वो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है बोरी एवं पंचमढ़ी 2 राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर है, और सॉरी 2 वन्य जंतु इसके अंदर है, बोरी और पंचमढ़ी जो है वो वन्य जंतु है, और इसके साथ में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर एक आता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसमें प्राणी जात, जंतु जात। नेक्स्ट ये कुछ पिक्चर्स इसमें दिखाई गई है जो स्पेसिफाइड किसी स्पेसिफाइड एरिया में मिलती है। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में क्या दिया है, विशेष क्षेत्र प्रजाति की बात की है। पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उस क्षेत्र विशेष की विशेषी क्षेत्रीय स्पीशीज यानी प्रजाति कहलाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश या किसी विशेष क्षेत्र का ही हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि सीताफल जो है वहां पर चित्तौड़ वाले एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को, जंगली आम, ये देखिए जंगली आम का यहाँ पेड़ दिखाया गया है। साल और जंगली आम के जो पेड़ है उसको दिखाकर कहा कि ये वनस्पति जगत का उदाहरण है, यानी ये जो स्पेशल है वो पंचमढ़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है। और विसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र में ही यहाँ पर
पाई जाती है, तो ये क्षेत्र विशेष की स्पीशीज यहाँ पर कहलाती है। देखिए जो विशाल गिलहरी है, इसकी पूंछ यहाँ पर इतनी लंबी है, तो ये पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है, तो ये वहां की जो है जंतु जात है। स्पीशीज सजीवों की जो समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ और अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम समता उत्पन्न करते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रजाति है विशाल गिलहरी, ये अपने ही समान की प्रजाति के गिलहरियों के साथ में जनन क्षमता कर सकती है, तो ये एक स्पीशीज इनकी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि जो गिलहरी है वो चूहों के साथ में जनन क्षमता रखती है। तो एक विशेष प्रजाति जो अपनी समान प्रजाति के जंतुओं के साथ में जनन की क्षमता रखती है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्पीशीज यहाँ पर कहलाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित और संरक्षित दोनों रहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना और शिकार करना दोनों यानी पकड़ना उनको पूर्णतः निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। ये वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित दोनों है। सुरक्षित यानी उन्हें पाला भी जा रहा है और संरक्षित यानी उन्हें मारना निषेध है। सुरक्षित का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ अगर सुरक्षित होते हैं तो सुरक्षित का मतलब होता है कि आप उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं मगर सरकार की परमिशन से, और संरक्षित का मतलब होता है कि आप उसे किसी भी कंडीशन पर उपभोग नहीं कर सकते। ठीक है। भारतीय अभयारण्य में अनूठी दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि और बुशलैंड यहाँ पर है। बुशलैंड यानी झाड़ी भूमि। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि चिड़ियाघर आपने बचपन में देखे होंगे, उसका जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है और ये एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है। पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में ये पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट हमारा निकला है क्वेश्चन निकल के, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म का टीक यानी सागौन जो है वो इस वन में पाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग और कलाकृतियां भी मिली है। पचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जो है उन जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर एक और चीज लिखी है, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु एक टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसे बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, यानी बाघों को संरक्षित करना और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना कि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या में वृद्धि हो। यहाँ पर बाघ का ये पिक दिखाया गया है, ये जंगली भैंसा है और ये आपका बारहसिंगा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चीजें वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है वे विलुप्त हो सकते हैं। इन्हें संकटापन कहते हैं। यानी जो चीजें अभी अस्तित्व में तो है मगर वो विलुप्त हो सकती है भविष्य में, तो ऐसे जो जंतु है वो क्या कहलाते हैं? संकटापन यहाँ पर कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो परितंत्र की अगर बात आएगी, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कह सकते हैं,
तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ वहां का पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां की जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, वहां की जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा उस चीज में इंक्लूड होगा, अगर पारी तंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें। ये जो संकटापन स्पीशीज है इनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो जितनी भी संकटापन स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक में 3 तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एक तो वो रिकॉर्ड रखे जाते हैं जहां पर जो जंतु है वो विलुप्त होने वाले हैं, यानी विलुप्त हुए नहीं मगर उनकी संख्या क्या होती जा रही है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। दूसरी उसमें उन चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो कम हो चुकी है, ठीक है, कम हो चुकी है। और तीसरी स्पीसीज रिकॉर्ड इसमें कौन सी होगी? जो कि गायब हो चुकी है, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है, तीनों ही संकटापद स्पीशीज में काउंट होती है। प्रवास, ये चीज समझ में आ गई कि एक तो ये होता है कि अभी 100 है पर इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर हमारे पास 100 भी अवेलेबल है, उसमें तो ये वाला काउंट आएगा। फिर एक आएगा कि एक ऐसी प्रजाति जो जिसके जंतु जो है हमारे पास 2 या 3 ही बचे हैं, यानी अभी जिंदा है, देख सकते हैं, वो मिलते हैं मगर 2, 3 या बहुत ही अल्प मात्रा में। और एक है बिल्कुल गायब जैसे डायनासोर जो कि मिलते ही नहीं है अभी। ये तीनों स्पीशीज किसमें आती है? रेड डाटा बुक में यहाँ पर आती है, जिन्हें संकटापन स्पीशीज कहा गया है। प्रवास की अगर बात करें तो कई पक्षी जो होते हैं वो सुदूर क्षेत्रों की लंबी यात्रा करके क्षेत्र में आते हैं। हमारे क्षेत्रों में उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है, जिसका हमने 6th स्टैंडर्ड में भी जिक्र किया था। साइबेरियन सारस नाम उसका था। कागज के पुनर्चक्रण की बात करें तो 1 टन कागज को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। यानी 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? 17 वृक्षों को यहाँ पर काटा जाता है। और उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष यहाँ पर बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कागज का पुनर्चक्रण यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर है कि वनोन्मूलन यानी पेड़ों की अगर कटाई हो रही है तो पुनर्वरोपण भी उनका, यानी पेड़ों को आपको पुनः वापस लगाना चाहिए। ये इसका सबसे बेस्ट एक सॉल्यूशन यहाँ पर है। ये चैप्टर यही खत्म है, इसके क्वेश्चन आंसर हम अब देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन्य एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात में से जाने जाते हैं। किसी क्षेत्रीय स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटापन स्पीशीज वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष किसी विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, यानी बहुत दूर के लोग यात्रा कर लेते हैं। हमें वृक्ष, ऊर्जा, पानी की बचत के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना आपका पुनर्वनरोपण कहलाता है। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ रेड डाटा बुक का बनता है, और स्पेशली इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन इतना मेजर टॉपिक हमारा कंपटीशन के हिसाब से निकल कर नहीं आता। अब यहाँ पर हम इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी देखेंगे। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने आवास में संरक्षित होते हैं वो कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कि या तो वन्य प्राणी उद्यान बोल दे या जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इनको हम बोल सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज आपकी क्या कहलाती है? किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है आपकी, वो आपकी वहां की वनस्पति जात या प्राणी जात कहलाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रवासी पक्षी सुदूर देशों क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? तो मौसम परिवर्तन के कारण ये लोग पलायन करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि डिफरेंस यहाँ फाइंड आउट करना है। वन्य प्राणी उद्यान और जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान जो है आपका, वो इस वन्य प्राणी उद्यान में वन्य जो जंतु है उनका संरक्षण किया जाता है। वन्य प्राणी उद्यान में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में संपूर्ण प्रजाति का किया जाता है। उसमें जंतु के साथ पेड़ पौधे प्लस वहां के आदिवासी क्षेत्र के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका भी इसमें संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य। चिड़ियाघर में क्या होता है, जो पशु पक्षी होते हैं उनको बांध कर रखा जाता है, जबकि अभ्यारण्य में खुला उनको छोड़ दिया जाता है। संकटापन और विलुप्त प्रजाति में क्या डिफरेंस है? संकटापन जो कि कम हो रही है पर अभी एग्जिस्ट करती है, यानी है अभी अवेलेबल है। विलुप्त का मतलब क्या होगा कि गायब हो गई है, जिसमें कि डोडो पक्षी का नाम आपने सुना होगा। डोडो पक्षी ये गायब हो चुका है, तो ये विलुप्त प्रजाति है। और जो बाघ है आपका वो संकटापन प्रजाति है। वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे आपके वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु आपके क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव है? वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है और शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। पृथ्वी पर हमारे ओजोन का खतरा बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद है संक्षिप्त में आंसर है। रेड डाटा बुक आपकी क्या है, जहां पर संकटापन स्पीशीज है, यानी जो विलुप्त प्रजातियां हैं या विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हैं उनका डाटा उसमें रखा जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी नामक एक परियोजना में एशियन हाथी की सुरक्षा हेतु ये प्रारंभ की है। ठीक है, ये चीज आपका एक थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रोजेक्ट हाथी कहाँ से किसने चलाया है? कर्नाटक सरकार ने चलाया है और एशियन हाथियों की सुरक्षा के लिए चलाया है। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। ये चीज यहाँ पर एक आपकी फिर से जीके की बनती है। विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो विश्व में 34 बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं, जैव विविधता क्षेत्र जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। उसमें से भारत में कितने हैं? तो भारत में 2 है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में 2 है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जीके का। 12 देश विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में भारत का छठा स्थान है और 34 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, आपको 2 ही बोलने हैं, कई जगह इसमें 3 भी लिखा है पर 2 ही आपको यहाँ पर बोलने हैं। तीसरा जो क्षेत्र यहाँ पर जो है उसके अंदर बहुत से देशों की साझेदारी है, इसलिए उससे सिर्फ भारत का नहीं कह सकते हम। भारत में विश्व की संकटापन स्पीशीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन स्पीशीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट में पशु और पौधों की स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन स्पीशीज है भारत में। यानी देखो यहाँ पर 172 जो भारत में अवेलेबल है वो टोटल जो विश्व में है उसका 2.9% है। ठीक है, अब 172 में से भी 163 जो है वो पूर्वी हिमालय में ही मिल रही है और उनमें से जो है जैसे बंगाल लोमड़ी है, संगमरमर बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि, ये सब संकटापन स्पीशीज यहाँ पर है। तो इसी के साथ ही चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।